I am Madhu. And I am Rajat. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे विच इज डेवलपमेंट। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट चैप्टर। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हर एक टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज मैं पिछले साल 10th क्लास में थी एंड मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि चैप्टर के इन बिटवीन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस भी बताएंगे। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको डेवलपमेंट का चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट का हिंदी मीनिंग होता है विकास। तो जब आप डेवलपमेंट वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है कि अच्छे रोड्स होनी चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में आती है जब हम डेवलपमेंट के बारे में सुनते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का ये जो आइडिया है, डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, वो हर एक लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कोई एक सिंपल वर्ड नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है एंड इसका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। इसके बारे में हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पर डेवलपमेंट क्या होता है? We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. तो हमारी खुद की पर्सनल डिजायर्स होती हैं, हमारी विशेस होती हैं कि जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, फिर मैं ये बनना चाहता हूँ। तो ये हमारी जो पर्सनल लेवल पर जो इंडिविजुअल हमारी डिजायर्स होती हैं उसको बोला जाता है इंडिविजुअल लेवल डेवलपमेंट। अब कंट्री के लेवल पर भी डेवलपमेंट होती है। जैसे सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। हमें अपने कंट्रीज के बारे में हमारे आइडियाज होते हैं कि हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हमारी कंट्री के बारे में जो हमारे आइडियाज होते हैं दैट इज कंट्री लेवल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के भी लेवल होते हैं। एक तो खुद हम अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, खुद हमारी पर्सनल डिजायर्स क्या हैं एंड हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस, इंडिविजुअल लेवल एंड कंट्री लेवल, ठीक है। देन इट इज नॉट जस्ट ग्रोथ बट मच मोर देन इट। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ग्रोथ होना ही नहीं है, और भी इसका ब्रॉड मीनिंग है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, सो ये डेफिनेशन हमने समझ ली। अब फ्रेंड्स, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को थोड़ा हम और इन डिटेल समझते हैं। सो देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यानी कि हर एक इंडिविजुअल के, हर एक इंसान के जो गोल्स हैं, जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। कैसे, वो हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है सारे, सो रीड करते हैं। सबसे पहले फॉर अ फार्मर, एक किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं, कि वो कब मानेगा कि मेरा डेवलपमेंट हुआ है, मेरा प्रोग्रेस हुआ है। सो देखो, हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, चीप लेबर। तो ऑब्वियसली एक जो किसान है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे कि उसकी जो फसल है उसके उसे सही दाम मिले, उसके सही प्राइसेस मिले, दैट विल बी डेवलपमेंट फॉर अ फार्मर। और उसे चीप लेबर मिले उसके खेत में काम करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखो, फॉर अ लैंडलेस लेबरर, यानी कि एक ऐसा मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यानी कि उसे काम करने के ज्यादा दिन मिले और जो काम कर रहा है उसकी उसे अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छे वेजेस मिले, तभी तो वो मानेगा कि हाँ भाई मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। दिस इज डेवलपमेंटल गोल्स फॉर मी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर हेडिंग भी यही है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखो, फॉर अ अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि ऐसा यूथ जो कि अर्बन एरियाज में रहता है और वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उसके पास जॉब नहीं है। तो वो क्या चाहेगा कि उसे रेगुलर जॉब मिले और बेटर वेजेस मिले, उसे एक अच्छी सैलरी मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले। ये इसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स हैं, एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि अर्बन एरियाज में रहता है।
ठीक है, तो ये एक सिनेरियो होगा। यहाँ पे हमने लगभग कितने 3, 4, 5 सिनेरियोज का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट देखो, फॉर अ गर्ल, एक लड़की के लिए क्या हो सकता है डेवलपमेंटल गोल्स, रीड करो। शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, यानी कि उसे फ्रीडम मिले, उसे इतनी फ्रीडम मिले जितनी उसके भाई को मिल रही है, और वो जो करना चाहती है अपनी लाइफ में वो उसे करने की उसे परमिशन दी जाए। ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स हैं। सो अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए जो गोल्स है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर आदिवासी इन नर्मदा वैली, एक जो आदिवासी है उसके लिए क्या होगा। सो देखो, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन एंड गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स लाइक मेकिंग ऑफ डैम्स विच वर अगेंस्ट देम। तो एक आदिवासी क्या चाहेगा कि उसे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिले और उसके जो बच्चे हैं उसे एजुकेशन मिले, उनको मतलब एक फ्री एजुकेशन मिले, वो स्कूल जा सके, वो यही चाहेगा। और यहाँ पे वो जैसे कि मान लो कि कोई आदिवासी है, वो ऐसे एरिया में रहता है और वहां पर कोई डैम बन रहा है, तो जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से उनका घर उजड़ सकता है, तो वो चाहेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाएं, वो ना हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है गवर्नमेंट शुड विड्रॉ दी डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स लाइक मेकिंग ऑफ डैम, यानी कि मान लो वो डैम बन रहा है जहां पर वो आदिवासी लोग रहते हैं, तो अगर वो डैम बनेगा तो उनको वहां से जाना पड़ेगा। सो इस वजह से वो चाहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स यानी कि सस्पेंड हो जाए। तो ये उनके लिए क्या होगा, डेवलपमेंटल गोल्स होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा सोचने वाला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो उनके डिजायर्स हैं, जो उनके लिए प्रोग्रेस है, वो अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो लास्ट एग्जांपल था कि मान लो कहीं पर एक डैम बन रहा है। ठीक है, और ये डैम किस लिए बन रहा है कि मान लो एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो चाहता है कि ये डैम बनना चाहिए क्योंकि मैं अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर एक डैम बनना चाहिए, ये उस इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है। अब वहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं, ज्यादातर आदिवासी होते हैं, तो उनका क्या कहना है कि ये डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम रहते हैं कई सालों से। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया कि जो यहाँ पे इस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये क्या है, एक डेवलपमेंटल गोल है कि अगर यहाँ पे डैम बनेगा तो उसकी इंडस्ट्री का और ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगी। तो इसके लिए तो क्या है, ये एक डेवलपमेंटल गोल है। लेकिन वहीं पर इसी एरिया में जो यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वो क्या चाहेंगे कि डैम ना बने क्योंकि वो वहां पर रहते हैं, अगर डैम बनेगा तो उन्हें वहां से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिस इज ऑफन कन्फ्लिक्टिंग की जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो अलग अलग है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन इस वजह से जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने दो चीज क्लियर हो चुकी है। क्या क्या दो चीज हमने समझी, These two things are quite clear. Different persons can have different developmental goals. कि अलग अलग लोगों के जो developmental goals हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। Second चीज अभी हमने डिस्कस करी, what may be development for one may not be development for the other, यानी कि जहां पर एक पर्सन के लिए, इस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये एक डेवलपमेंट होगा अगर डैम वहां पर बनेगा, लेकिन अगर डैम बना तो इनके लिए क्या ये डेवलपमेंटल गोल है, नहीं, इनका तो लॉस हो रहा है उल्टा। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दी अदर, जैसे कि इनके लिए यहाँ पे ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव हो गया डैम बनना। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने दो चीजें अच्छे से हमें क्लियर हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज फिनिश हो चुका है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज इनकम एंड अदर गोल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। देखो, डेवलपमेंट के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, जैसे कि किसी के लिए गोल है एजुकेशन या फिर हेल्थ फैसिलिटीज या रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो हर एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं एंड इवन कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक गोल है इनकम। बिकॉज देखो, एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज को अफोर्ड करने के लिए, घर खरीदने के लिए, ये सारी चीजें खरीदने के लिए सबसे पहले तो हमें इनकम ही चाहिए, पैसे चाहिए। तो इनकम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो पीपल वांट मोर इनकम, हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा इनकम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए ताकि वो अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को पूरा कर सके। ठीक है, एंड डेवलपमेंट के लिए भी, एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी हमें इनकम की जरूरत है। सो पीपल वांट मोर एंड मोर इनकम। तो यहाँ पर इनकम, मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल ऑल्सो, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑल्सो।
Then money or material things that one can buy with it, it is one factor on which our life depends. तो मनी से, पैसे से हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं, जैसे कि घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं। तो मनी से हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं एंड ये एक फैक्टर है जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। लेकिन क्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर ही हमारी लाइफ डिपेंड करती है या फिर नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी? सो however the quality of our life also depends on non materialistic things such as equal treatment, freedom, security and respect for others. For development people look at a mix of goals. तो डेवलपमेंट के लिए हम सिर्फ इनकम या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ही चेज नहीं करते, वही एक गोल नहीं है, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी एक गोल है। तो हम एक मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अब नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे कि फ्रीडम, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको कोई जॉब मिल रही है, यू आर गेटिंग अ जॉब एट सम प्लेस, आप किसी जगह पर काम करने जाते हो, वहां पर आपको जॉब ऑफर करी जा रही है एंड बहुत अच्छी इनकम है, वहां पर आपको बहुत अच्छा पे किया जाएगा, इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या आप वहां पर जॉब करना चाहोगे? नहीं। तो सिर्फ इनकम ही एक फैक्टर नहीं है जिस पर हमारी डेवलपमेंट डिपेंड करती है, और दूसरे भी फैक्टर्स हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, मैटर करती हैं जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिक्स ऑफ गोल्स, एक मिक्स ऑफ गोल्स होता है, ठीक है। यहां से हमें ये क्लियर हो गया। देन द डेवलपमेंटल गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो डेवलपमेंट गोल सिर्फ इनकम के बारे में ही नहीं होता, और भी दूसरे गोल्स होते हैं जो हमारी लाइफ में मैटर करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आगे बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट, जब ये तो हमने इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस किया कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पर इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। अब नेशन की डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर नेशनल डेवलपमेंट? जब आप नेशनल डेवलपमेंट ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? National development refers to the ability of the country to improve the social welfare of the people and improve their living standard. देखो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट जब होता है, एक कंट्री का डेवलपमेंट जब होगा जब उस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों का डेवलपमेंट होगा, सभी लोगों का वेलफेयर होगा एंड उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। मतलब सभी लोगों को एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, उनकी नीड्स पूरी कंप्लीट होंगी, ट्रांसपोर्टेशन उन्हें मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, एंड जब लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तब हम मानेंगे कि उस कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, बिकॉज उस कंट्री में रहने वाले लोगों की डेवलपमेंट हो रही है। देन वी कंसीडर दैट द नेशन इज डेवलपिंग, ठीक है। तो ये नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड ये कैसे, ये लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव किया जाएगा ये हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। दिस कैन बी डन बाय इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करके। जैसे उनकी पर कैपिटा इनकम, अगर उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो कंप्लीट कर पाएंगे, उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे। तो इनकम तो एक इंपॉर्टेंट रोल है ही, ठीक है। ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करके हम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकते हैं। देन प्रोवाइडिंग सोशल एमेनिटीज लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज। तो ये भी ये चीजें प्रोवाइड करके भी हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकते हैं। जब लोगों को एजुकेशन मिलेगी देन वी कैन इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। मेडिकल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को प्रोवाइड करके हम एक कंट्री के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड देन दैट कंट्री विल बी डेवलपिंग। देन it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हर एक इंसान के लिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं एंड इवन कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल से डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे मूव ऑन करते हैं एंड बात करते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज। हम अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं? जैसे आपने सुना होगा कि कुछ कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, कुछ कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं एंड कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। तो कैसे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, क्या क्राइटेरिया उसके पीछे, उसके बारे में बात करते हैं।
You might ask that if development can mean different things, then how can some countries are generally called developed and others underdeveloped? अभी हमने डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है ये अलग अलग है, ये बहुत ही इसका बड़ा मीनिंग है, बिकॉज हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। तो फिर हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर कर लेते हैं, कैसे बता देते हैं कि ये वाला कंट्री डेवलप्ड है, ये वाला कंट्री अंडर डेवलप्ड है? सो व्हाट इज द क्राइटेरिया? सो बिफोर दैट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आर क्लास। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आर क्लास। देखो, अब कोई बास्केटबॉल मैच हो रहा है आपकी क्लास में, तो बास्केटबॉल मैच के लिए आप स्टूडेंट्स को कैसे सिलेक्ट करोगे? आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप क्राइटेरिया सेट करोगे कि जो स्टूडेंट्स बास्केटबॉल में अच्छे हैं, जो फिजिकली फिट हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उन्हीं को आप बास्केटबॉल मैच के लिए सिलेक्ट करोगे। ऐसा तो नहीं है कि बास्केटबॉल मैच के लिए आप टॉपर्स को सिलेक्ट कर लोगे, है ना? तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है कि वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, फिजिकली फिट हैं, उनको आप बास्केटबॉल मैच के लिए सिलेक्ट करोगे। देन इफ देयर इज अ डिबेट कॉम्पिटिशन, आपकी क्लास में डिबेट कॉम्पिटिशन है, तो डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए आप कौन से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करोगे? जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जो इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया अलग है जब आप डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? एंड देन स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्ट करना है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर कौन है, तब आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तब आप सारे एस्पेक्ट्स को देखोगे, जैसे कि वो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर आप सारे क्राइटेरियाज को देखोगे, तब जाके आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर को सिलेक्ट करोगे। तो ऐसे जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो उसके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। वैसे ही जब हम स्टेट्स और कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। उनमें से एक क्राइटेरिया क्या है? उनमें से एक क्राइटेरिया इनकम है, ठीक है? यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम। हम एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, तब जाके हम लोगों को कंपेयर करते हैं, है ना? देन for comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes, and countries को compare करने के लिए भी काफी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, बिकॉज जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा ही वो कंट्री सभी लोगों को फैसिलिटीज, नीड्स को प्रोवाइड कर पाएगा। तो इनकम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन और भी दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? Of course, there can be debate upon what is an important characteristic, but first of all, let's discuss the income attribute. तो इस पर भी डिबेट करी जा सकती है, बहस करी जा सकती है कि कौन सा क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है कंट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम एट्रीब्यूट के बारे में कि इनकम के बेसिस पर हम कंट्रीज को कैसे कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टोटल इनकम की। सो हम जानते हैं इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लासिफाइंग द कंट्रीज, ठीक है? तो टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम व्हाट इट इज? द टोटल इनकम ऑफ ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, यानी कि एक कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सबकी इनकम का टोटल, उन सबकी इनकम का सम, दैट इज द टोटल इनकम ऑफ दैट कंट्री। मान लो कि कोई एक कंट्री ए है, उसमें 10 लोग रहते हैं और हर एक बंदा 5 रुपए कमाते हैं, तो इस कंट्री की टोटल इनकम कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई, है ना? 10 into 5 करा तो यहाँ पे टोटल इनकम हो गई 50 रुपीज। सो इसे ही हम कहते हैं टोटल इनकम, कंट्री के हर एक सिटीजन की टोटल इनकम, ठीक है? अगर डेफिनेशन में क्वेश्चन आता है, सो यू विल राइट दिस डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या इस टोटल इनकम के बेसिस पे हम किसी कंट्री को डेवलप या फिर अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं? सो इज इट अ यूजफुल मेजर फॉर कंपेयरिंग द कंट्री स्लैश स्टेट्स? नो। क्यों भाई? वाई? बिकॉज सिंस द कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। यानी कि हर एक कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट होती है। रशिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है, तो ऑब्वियसली अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी जो टोटल इनकम होगी वो भी तो ज्यादा होगी। ज्यादा लोग हैं तो उनकी इनकम को ऐड करेंगे, ज्यादा आएगा। अगर किसी कंट्री में कम लोग हैं तो उनकी टोटल इनकम भी कम आएगी। तो अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो कैसे हम किसी कंट्री को डेवलप या फिर अंडर डेवलप कह सकते हैं? सो अब फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई कंट्री ए है, ठीक है? सो एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि कंट्री ए है और इस कंट्री ए में मान लेते हैं 10 लोग रहते हैं और हर एक बंदा कितने रुपए कमाता है? 10 रुपए कमाता है, ठीक है? सो इस कंट्री की टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम यानी कि TI से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे मैं, 10 into 10 विच इज ₹100। तो यहाँ की इस कंट्री ए की टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपए है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लो कि एक कंट्री ए, कंट्री बी है। कंट्री बी में मान लो 50 लोग रहते हैं और हर एक बंदा यहाँ पे 5 रुपए कमाता है। इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 5 5 ₹25 250। सो द टोटल इनकम ऑफ कंट्री बी इज ₹250।
50, यहाँ पे कितनी है ₹100। अब आप मुझे बताओ कि कंट्री ए ज्यादा डेवलप्ड है या कंट्री बी ज्यादा डेवलप्ड है? आपका आंसर होगा कंट्री बी ज्यादा डेवलप्ड है। इसकी टोटल इनकम ज्यादा है, इससे इसकी 100 रुपए, इसकी 250 रुपए। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी पॉपुलेशन भी तो कम है, इसकी पॉपुलेशन 50 है, इसकी पॉपुलेशन 10 है, और यहाँ पे हर एक बंदा 10 रुपए कमा रहा है, जबकि वहां पे हर एक बंदा 5 रुपए ही कमा रहा है। तो अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड होना चाहिए? कंट्री ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदे को 10 रुपए मिल रहे हैं। पॉपुलेशन चाहे कम हो, लेकिन हर एक बंदे को जो लिवलीहुड के लिए जो इनकम मिल रही है, उससे वो अपने लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है। सो ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा ना। और यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन हर एक बंदे की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसे सिर्फ 5 रुपए ही मिल रहे हैं। टोटल इनकम चाहे ज्यादा बन रही हो पॉपुलेशन की वजह से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा। इसीलिए टोटल इनकम एक अच्छा फैक्टर नहीं है एक कंट्री को डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड मानने के लिए, ठीक है। तो इट इज नॉट अ यूजफुल मेजर। अब फिर यूजफुल मेजर कौन सा है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो अब हम बात करने वाले हैं एवरेज इनकम की। इसी का दूसरा नाम है पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम, इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका दूसरा नाम है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम यानी कि जैसे मैथ्स में एवरेज निकालते हैं कि मान लो 5 नंबर दिए, उनकी एवरेज निकालनी होती है, तो हम पहले उन 5 नंबर को ऐड करते हैं, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं कि एक कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनकी इनकम को ऐड कर दो, यानी कि ऐड करने पे क्या आएगा? हमारी टोटल इनकम आएगी। सो टोटल इनकम आ गई, उसे डिवाइड कर दो उस कंट्री की पॉपुलेशन से, भाई कितने लोग रहते हैं उस कंट्री में, उससे डिवाइड किया, आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, आपकी एवरेज इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज इनकम, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब सवाल आता है, इज इट अ यूजफुल मेजर फॉर कंपेयरिंग द कंट्रीज? जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पूछा था, दैट वाज नॉट अ यूजफुल मेजर, बट दिस इज अ यूजफुल मेजर। यस इज द आंसर। क्यों? व्हाट इज द रीजन? फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम में क्या होता है कि हर एक कंट्री में हम एवरेज निकाल लेते हैं कि इस कंट्री में एवरेज है कि एक बंदा इतने पैसे, उसकी इतनी इनकम है, ठीक है। तो हमने एवरेज निकाल दी। अब एवरेज के बेसिस पे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। वही एग्जाम्पल लेंगे, मान लो कि कंट्री ए है, दिस इज कंट्री ए। कंट्री ए में हमने दिखा था कि हर एक बंदा 10 रुपए कमा रहा है, उसमें 10 लोग ही रहते हैं, तो टोटल इनकम कितनी होगी? 10 × 10 विच इज ₹100। सो टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपीज है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 लोग रहते हैं, तो 0 से 0 कट, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम कितनी आ गई? 10 रुपए आ गई। सो कंट्री ए की एवरेज इनकम है 10 रुपए, ठीक है। कंट्री बी की हमने देखी थी पॉपुलेशन कितनी थी? 50 थी, हर एक बंदा 5 रुपए कमा रहा था। सो यहाँ पर उसकी टोटल इनकम कितनी आई? 250 आई, है ना। कितने लोग रहते हैं वहां पे? 50 लोग रहते हैं। डिवाइड करो, 0 से 0 कट, एंड 5, तो यहाँ पर कितनी आ रही है एवरेज इनकम? 5 आ रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है? आप बोलोगे कंट्री ए ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदे को 10 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे हमने एवरेज निकाल ली कि एवरेज है कि इस कंट्री में हर एक बंदे के पास 10 रुपए उसकी इनकम है, ठीक है। तो ये कंट्री ज्यादा ऑब्वियसली डेवलप्ड माना जाएगा, जबकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। बी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 50 लोग यहाँ पे रहते हैं, जबकि यहाँ पे 10 लोग ही रहते हैं। लेकिन एवरेज निकालने पर हमें पता चला कि ये कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज है पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन कितनी इनकम है उसकी, दैट इज मोर एज कंपेयर टू कंट्री बी। जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कंट्री ए इज मोर डेवलप्ड देन कंट्री बी। तो यही एक बहुत ही यूजफुल फैक्टर हो जाता है पर कैपिटा इनकम फॉर कंपेयरिंग एनी कंट्री स्लैश स्टेट, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा एग्जाम्पल से। अब फ्रेंड्स हम कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं, तो कोई रिपोर्ट आती होगी, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम। सो जो वर्ल्ड बैंक, हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, वो कंट्रीज को क्लासिफाई करता है इसके बेसिस पे, यानी कि एवरेज इनकम के बेसिस पे। तो उसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल आगे पढ़ते हैं कि वो कैसे क्लासिफाई करता है, क्या भाई यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड बाय द वर्ल्ड बैंक इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने सभी कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। सो लेट्स डिस्कस। सो सबसे पहले है रिच कंट्रीज, जो अमीर कंट्रीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये 2019 का है, ओके। सो रिच कंट्रीज कौन सी हैं? कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 पर एनम एंड अबव। ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम कितने $49,300 है या उससे ज्यादा है
पर एनम, ठीक है, तो वो होती है रिच कंट्रीज, अमीर कंट्रीज, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। देन लो इनकम कंट्रीज, जो गरीब कंट्रीज हैं जिनकी इनकम काफी कम है। सो लो इनकम कंट्रीज कौन सी हैं? कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $2500 और लेस, ऐसी कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $2500 है या फिर उससे कम है, तो वो क्या है? लो इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, पुअर कंट्रीज हैं, और यू कैन से। देन थर्ड कैटेगरी है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब वो गरीब कंट्रीज भी नहीं है, पुअर भी नहीं है और रिच भी नहीं है, बीच में आती हैं वो, लो मिडिल कंट्रीज, ठीक है। सो इंडिया कम्स इन दिस कैटेगरी, एंड इंडिया क्या है? लो मिडिल इनकम कंट्री है, बिकॉज ना हम ज्यादा अमीर हैं ना गरीब हैं, सो वी कम इन बिटवीन। सो इंडिया इज अ लो मिडिल इनकम कंट्री इन दिस कैटेगरी बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2019 वाज जस्ट $6700 पर एनम। हम यहाँ पर लो मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि 2009 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी थी? $6700 थी, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं, जिनमें तीन कैटेगरीज में कंट्रीज को क्लासिफाई कर रखा है वर्ल्ड बैंक ने ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम की कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जब हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, हमें पता है पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम एक ही होती है। सो averages are useful for comparison but they hide disparities in the society। देखो एवरेज इनकम निकालना कंपैरिजन के लिए तो यूजफुल है, हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ कि इस कंट्री की एवरेज इनकम इतनी है, इस कंट्री की एवरेज इनकम इतनी है, तो ये रिच कंट्री है, ये पुअर कंट्री है, ऐसे हम कंपेयर तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो एवरेज इनकम होती है ना, ये सोसाइटी की डिस्पैरिटी को हाइड कर देती है, मतलब इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें नहीं पता चल पाता एवरेज इनकम से। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी, ठीक है। It does not tell how the income is distributed among the people। लोगों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हमें नहीं पता चल पाता एवरेज इनकम में, बिकॉज एक कंट्री में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो बहुत कम कमाते हैं एंड कुछ अमीर लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ही कमाते हैं। तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो जो एवरेज इनकम आएगी उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने लोग कम कमा रहे हैं, कितने लोग ज्यादा कमा रहे हैं। एक एवरेज जनरल हमारे पास नंबर आ जाएगा जिससे हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि इस देश में जो एक एवरेज इंसान है वो इतना कमा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग काफी कम कमा रहे होते हैं, कुछ लोग काफी ज्यादा कमा रहे होते हैं। इस वजह से जो एवरेज इनकम निकल के आती है वो मतलब डिस्पैरिटी को हाइड कर देती है, इससे हमें इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता चलता एक कंट्री में, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है इसकी। It doesn't take other important things in account such as literacy rate, infant mortality rate, etc. एंड ये जो पर कैपिटा इनकम होती है इससे हमें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी नहीं पता चलता, जैसे कि लिटरेसी रेट या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम से सोसाइटी की डिस्पैरिटी हाइड हो जाती है एंड हमें पता नहीं चलता कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, एक कंट्री में 3 लोग हैं, 3 लोग का हमने यहाँ पर एग्जाम लिया, 3 लोगों का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है। एक इंसान है जो पर एनम हर साल वो 500 रुपीज कमा रहा है, ठीक है। दूसरा इंसान है वो हर साल पर एनम वो कितना कमा रहा है? 20 रुपीज कमा रहा है, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर लेट्स से 50 रुपीज कमा रहा है, ठीक है। एंड देन कोई तीसरा इंसान है वो पर एनम 50 रुपीज ही कमा रहा है। तो अगर हम इसकी एवरेज इनकम निकालेंगे तो एवरेज इनकम कितना हो जाएगा? पहले तो सारी इनकम को हम ऐड कर देंगे, तो 500 प्लस 50 कितना होता है? 600 होता है। तो 600 एंड ये टोटल कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो 600 डिवाइडेड बाई 3, 600 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? 200 होता है। तो 200 रुपीज हमारे पास क्या आ गई? एवरेज इनकम आ गई। मतलब ये जो कंट्री है इस कंट्री में 3 ही लोग हैं, ऐसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। तो इस कंट्री की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है? 200 है। मतलब इस कंट्री में एक एवरेज इंसान 200 रुपए कमाता है, लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में है? नहीं। एक इंसान 500 रुपए कमा रहा है एंड बाकी जो 2 लोग हैं वो सिर्फ 50 रुपीज ही कमा रहे हैं। तो ये एवरेज इनकम से ये हमें नहीं पता चलता कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ लोग काफी कम कमा रहे हैं, कुछ लोग काफी ज्यादा कमा रहे हैं। तो इस वजह से जो एवरेज इनकम निकल के आती है उससे हमें इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही नहीं चल पाता। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पर कैपिटा इनकम या फिर आप कह सकते हो एवरेज इनकम का, ठीक है। यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन से भी समझाया है, ठीक है। मान लो एक कंट्री है, उसमें कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, सारे जो लोग हैं वो इक्वल कमा रहे हैं, एवरेज कमा रहे हैं। तो उसकी सिचुएशन देखो, यहाँ पर ये डायग्राम से समझाया है। ये चेयर्स हैं
एंड ये जितने भी लोग हैं सबको इक्वल सीट मिली है बैठने की, सबको इक्वल जगह मिली है बैठने की। तो यहाँ पर जो एवरेज इनकम का जो कंसेप्ट है वो सही में अप्लाई हो रहा है, बिकॉज सभी लोग इक्वल कमा रहे हैं, कोई अमीर नहीं है कोई गरीब नहीं है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप दूसरे एग्जाम्पल में, यहाँ पर दूसरे डायग्राम से समझ सकते हो कि एक इंसान तो बहुत ज्यादा कमा रहा है एंड और जो दूसरे इंसान है वो काफी कम कमा रहे हैं। तो यहाँ पर इस इंसान को ज्यादा जगह मिल रही है बैठने की, एंड ये जो लोग हैं इनको काफी कम जगह मिल रही है बैठने की, ठीक है। तो ये रिच का एग्जांपल हो गया, ये पुअर का एग्जांपल हो गया। तो एवरेज इनकम जब हम निकालेंगे तो दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम तो सही आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है, एवरेज इनकम इनकी इक्वल आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर तो सभी इक्वल हैं, रिच नहीं है पुअर नहीं है, सब इक्वल है, लेकिन यहाँ पर रिच भी हैं पुअर भी हैं, तो हमें उससे पता ही नहीं चलता कि इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये यहाँ पर इलस्ट्रेशन से समझाया है। तो आप इन दोनों में से कौन सी कंट्रीज में रहना चाहोगे? ऑब्वियसली इस कंट्री में रहना चाहोगे जहां पर सभी लोग इक्वल कमा रहे हैं, एंड यहाँ पर इस कंट्री में एक काफी कम लोग हैं जो ज्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज इनकम से ये पता नहीं चल पाता, ठीक है। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, वी मेड द चेयर एंड ही टुक देम। यहाँ पर इन लोगों ने ही ये चेयर बनाई एंड यही लोग मिल बांट के इक्वली यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये चेयर बनाई, लेकिन ये इस इंसान ने अपने पैसे से उन्हें खरीद लिया एंड उन्हें यूज कर रहा है, एंड इन्हें काफी कम चेयर्स मिल रही हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में। सो अब हम स्टेट्स को कंपेयर करेंगे उनके पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, एंड देखते हैं कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है एंड हु इज हैविंग द लीस्ट पर कैपिटा इनकम। सो लेट्स कंपेयर द स्टेट्स। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेट्स का एग्जांपल लिया है, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है रुपीज में 2,36,147, ठीक है, एंड ये डेटा 2018-19 का। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इतनी है। केरला की पर कैपिटा इनकम है 2,04,105 एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम है 40,982। तो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है? हरियाणा की है। तो हरियाणा ज्यादा अमीर स्टेट है बिकॉज उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज बोथ स्टेट, एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, सो इट इज अ पुअर स्टेट एज कंपेयर टू these both state, ठीक है। अब by seeing this data, would you say that Haryana is the most developed state among these, then Kerala and then Bihar respectively? No. क्या हम पर कैपिटा इनकम को देख के कंपेयर करके ये बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि हरियाणा ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है एज कंपेयर टू केरला एंड बिहार? नो, हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि कोई स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है या नहीं है। बेशक उस स्टेट की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन और दूसरे फैक्टर्स को कंपेयर करे बिना हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम बेशक ज्यादा है, लेकिन हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट नहीं है एज कंपेयर टू केरला एंड बिहार। और दूसरे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरे फैक्टर्स हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये और दूसरे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट डेवलप्ड है या नहीं। तो अब इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं एंड अब देखेंगे कि इन तीनों स्टेट्स में से सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा है। ओके, सो सबसे ये 3 स्टेट हैं, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो सबसे पहले है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, सबसे पहले इन टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IMR बोलते हैं। It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year। तो मान लो एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 चिल्ड्रन बॉर्न हुए। तो 1 साल की एज होने से पहले, 1 साल के एज होने से पहले उन 1000 चिल्ड्रन में से जितने न्यू बॉर्न चाइल्ड मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात, जो बहुत ही अभी अभी बॉर्न हुआ है, दैट इज इन्फेंट। मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने का रेट। तो 1000 चिल्ड्रन में से 1 साल के होने से पहले जितने चाइल्ड मर जाते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन में से 1 साल के होने से पहले जितने चिल्ड्रन मर जाते हैं 1 साल में, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अब चिल्ड्रन मरते क्यों हैं, ये न्यू बॉर्न बेबीज मरते क्यों हैं? बिकॉज
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती है ना, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो कम चांसेस हैं कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड हैं वो मरेंगे। ओके, सो इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा है तो इससे पता चलता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, एंड अगर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम है तो इससे पता चलता है कि उस जगह की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, जिस वजह से कम इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, तो अब इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट वर्क के बेसिस पर अगर हम इन तीनों स्टेट्स को कंपेयर करें तो हरियाणा का इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है 30, मतलब 30 चिल्ड्रन मर जाते हैं 1 साल के होने से पहले इन द प्रपोर्शन ऑफ 1000 चिल्ड्रन, एंड केरला का इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है 7 एंड बिहार का इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट है 32। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट किसका है? बिहार का है, एंड सबसे कम इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट किसका है? केरला का है, सिर्फ 7। तो इससे देखकर हमें पता चलता है कि केरला में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ पर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड हैं उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, जिस वजह से इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट वहाँ का कम है। इसलिए केरला का सिर्फ 7 है एंड बिहार का 32 है, तो सबसे ज़्यादा है बिहार का। तो इसमें पता चल रहा है कि वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, जिस वजह से इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट IMR ज़्यादा है। ओके, देन अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। तो लिटरेसी रेट क्या है? ये होती है लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन जो कि 7 साल या उससे ज्यादा उम्र की है। तो 7 ईयर्स एंड अबव एज ग्रुप में कितनी लिटरेट पॉपुलेशन है, कितनी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, इसे ही लिटरेसी रेट बोला जाता है। ठीक है, सो हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82%, केरला का लिटरेसी रेट है 94% एंड बिहार का लिटरेसी रेट है 62%। तो लिटरेसी रेट देख के हमें पता चल रहा है कि केरला का सबसे ज़्यादा है, मतलब केरला में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर हैविंग मोर लिटरेट पॉपुलेशन, एंड बिहार का सबसे कम है, सिर्फ 62%, तो बिहार में कम पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, वहाँ पर लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, देन अगला क्राइटेरिया है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 14 से 15 साल की एज ग्रुप में जो कि स्कूल जा रहे हैं। मान लो कि 14 से 15 साल की उम्र में जितनी भी टोटल चिल्ड्रन है उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसी को बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स जो कि स्कूल अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशियो है 61, केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो है 83 एंड बिहार का नेट अटेंडेंस रेशियो है 43। तो केरला का सबसे ज्यादा है, मतलब वहां पर ज्यादा बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां पर स्कूल अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, जिस वजह से ज्यादा बच्चे वहां स्कूल जा रहे हैं। एंड जबकि बिहार का सबसे कम है 43 है, मतलब वहां पर कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सो ये नेट अटेंडेंस रेशियो देख के हमें पता चल रहा है कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं 14 से 15 ईयर्स के एज ग्रुप में। तो अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर कंपेयर कर रहे थे तो हरियाणा सबसे अमीर स्टेट है, लेकिन जब हम दूसरे क्राइटेरियाज के बेसिस पर स्टेट्स को कंपेयर करने लगे तो केरला इसमें अब सबसे डेवलप्ड होगा, क्योंकि केरला का इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है। ये अच्छी बात है, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कम होना चाहिए। केरला का इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, इसकी केरला की लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है, केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे ज्यादा है। तो अगर हम दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पे कंपेयर करें तो केरला ज्यादा डेवलप्ड स्टेट माना जाएगा। बेशक हरियाणा सबसे अमीर है, लेकिन अमीर होना पर कैपिटा इनकम ही उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा स्टेट डेवलप्ड है या नहीं, दूसरे क्राइटेरियाज भी मैटर करते हैं। ठीक है, एंड बिहार सबसे कम डेवलप्ड स्टेट यहाँ पर माना जाएगा बिकॉज इसकी इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो लिटरेसी रेट कम है एंड पर कैपिटा इनकम भी कम है। ठीक है, सो यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं पर कैपिटा इनकम के अलावा। ये हमने यहाँ पर इन 3 स्टेट्स के एग्जांपल से डिस्कस किया। एंड ये टर्म्स जो है इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। डिफाइन इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट, डिफाइन द लिटरेसी रेट, डिफाइन नेट अटेंडेंस रेशियो। तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, डेटा याद करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये तो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। ऑल द डेटा गिवन इन द पास्ट 2 स्लाइड्स शोज अस दैट जस्ट पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेजर टू डिटरमाइन डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन।
Thus, in assessing development of any state or nation, all the other factors should be considered equally. ये हमने बात करी ली कि किसी भी कंट्री या स्टेट को हम कंपेयर कर रहे हैं तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन कम डेवलप्ड है. और भी दूसरे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन, लिटरेसी रेट. ये भी मैटर करता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री कितना डेवलप्ड है. ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया. अब आगे मूव ऑन करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज पब्लिक फैसिलिटीज. सो हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स? देखो, हमने देखा कि हरियाणा में एक जो एवरेज पर्सन है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि उसकी जो इनकम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू केरला, जबकि केरला ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू हरियाणा. इसका मतलब एक पर्सन के पास ज्यादा इनकम होने के बावजूद वो कई क्रूशियल एरियाज जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में लैग करते हैं. सो यही यहाँ पर हम पब्लिक फैसिलिटीज, यानी कि पब्लिक को फैसिलिटीज मिलना, यानी कि हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज हो सकती हैं, एजुकेशन स्टडी रिलेटेड फैसिलिटीज हो सकती हैं और भी. ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा है, हाउ इज दैट एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम. उनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है हरियाणा की, एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग्स behind in these crucial areas. क्योंकि money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आपको रहने के लिए जो मतलब और जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, जो सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो आप मनी से नहीं खरीद सकते हो. मनी से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो, लेकिन कई ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आप नहीं खरीद सकते हो ऑफ मनी. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. क्या आप एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो. सो ये यहाँ पर इन एरियाज में हरियाणा लैग करता है, जो कि केरला नहीं करता है. यही डिफरेंस है कि हम पैसे के बेसिस पे किसी भी स्टेट या फिर किसी भी नेशन को डिवाइड या फिर कैटेगराइज, उसकी रैंकिंग नहीं कर सकते हैं. हमें और भी दूसरी चीजें देखनी होंगी कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं क्या, वहां पे बच्चों को एजुकेशन मिल रही है क्या. फिर इनकम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. ठीक है, तो सभी चीजों का ध्यान रखना होता है. सो अगला एग्जांपल है, मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स. मान लो कि कोई जैसे कि इन्फेक्टियस डिजीज है, जैसे कि कोविड है. सो कोविड-19 से अगर आपके पास पैसे है तो क्या आप बच सकते हो? नहीं. अगर पूरी कम्युनिटी डिसीजन लेगी, जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है अगर पूरी कम्युनिटी लेगी, तब भी यहाँ पे जो कुछ मतलब मेजर्स हैं वो कम होंगे, कुछ खतरा कम होगा. ठीक है, तो पैसा इस चीज को नहीं खरीद सकता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया कि पब्लिक फैसिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब कम्युनिटी एजुकेटेड होते. केरला में हमने देखा, केरला में एजुकेशन लिटरेसी रेट कितना ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड है, उन्हें पता है कि हमें यहाँ पे पोल्यूशन नहीं करना है, हमें अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है. ठीक है, तभी तो एक कंट्री की जो रैंक है, HDI रैंक है, वो इम्प्रूव होती है, एक नेशन की रैंक इम्प्रूव होती है इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स को देखा जाता है इंक्लूडिंग द इनकम. आगे बढ़ते हैं. एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज? क्या लिखोगे? एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें कलेक्टिवली यानी कि कम्युनिटी को प्रोवाइड करना ईजी होता है एज कंपेयर टू अ इंडिविजुअल. मान लो कि कोई अमीर है, उसने अपने घर के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर लिया, और मान लो हमने सब एक कम्युनिटी ने एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया फॉर देयर होल लोकेलिटी. तो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा इसमें खर्चा किसमें होगा? अगर कोई इंडिविजुअल है जो अमीर है वो ज्यादा खर्चा करेगा क्योंकि उसके पास पैसा है, लेकिन अगर हमें एक कम्युनिटी के लिए एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड होगा तो उससे फायदा ज्यादा होगा और खर्चा भी कम होगा. तो यहाँ पे हमें समझ आता है, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी. एक पूरी सोसाइटी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड हो वो रखना ईजी है एज कंपेयर टू ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ. ठीक है, सो फ्रेंड्स यही यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि कैसे पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता है, वो पब्लिक फैसिलिटीज नहीं अवेल कर सकता है जब तक आप में एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे, तब भी आप ये सब डिसीजन लोगे कि यहाँ पे हमें एक सोसाइटी के लिए एक पूरा सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए. ये आप कब सोचोगे? जब आपको ये समझ आएगा कि कम्युनिटी, यहाँ पे जब कम्युनिटी सही होगी, जब कम्युनिटी की थिंकिंग सही होगी, जब एक कम्युनिटी के लिए बेनिफिट्स होंगे, तो तभी हर एक इंडिविजुअल भी बेनिफिट उसके उठाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिस्कस करा इसकी सिग्निफिकेंस. आगे बढ़ते हैं. केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. मैंने अभी आपको बताया कि केरला की रैंक ज्यादा क्यों है, वो हरियाणा से ऊपर क्यों आता है, बिहार से ऊपर क्यों आता है? क्योंकि वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है.
यानी कि 1000 में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, दैट रेट इज लेस इन केरला। सो इससे हमें समझ आता है क्योंकि वहां पे बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया है, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्टेट या फिर एक कंट्री की डेवलपमेंट कब होती है, जब वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जब वहाँ पे मतलब पूरी अच्छी हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, ठीक है। पैसा होने से सब कुछ नहीं होता। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस इसका शॉर्ट फॉर्म है, फंक्शंस वेल, यानी कि पब्लिक में जो फैसिलिटीज है उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। सो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। जब आप एजुकेटेड होगे तो आपकी हेल्थ फैसिलिटीज, आपकी हेल्थ का जो स्टेटस है वो अपने आप ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, दे ऑल आर कोरिलेटेड, ठीक है। वॉट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, हम यही समझते हैं कि यहाँ पे एक सोसाइटी के लिए, यहाँ पे हमने जैसे बात करी किसकी, वी डिस्कस्ड अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज। तो पब्लिक फैसिलिटीज अवेल करना इज चीपर एज कंपेयर टू अ इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल चाहे अमीर ही क्यों ना हो, ठीक है। सो मनी इज नॉट एवरीथिंग। यहाँ पे हमें समझना होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब एक कम्युनिटी एज अ होल कम्युनिटी का बेनिफिट होता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा टॉपिक आ जाता है, येलो बॉक्स में गिवन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई, ठीक है। ये एक एक्टिविटी में गिवन है, ठीक है। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया which is used to find out whether a person is nourished, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। तो यहाँ पे मतलब ये इंडेक्स का क्यों यूज होता है, टू फाइंड कि एक गिवन पर्सन क्या है, वो अंडर नरिश्ड है या फिर वो नरिश्ड है या फिर वो ओवर नरिश्ड है। यानी कि आप कह सकते हो वो अंडरवेट है, नॉर्मल है या फिर ओवरवेट है, ओबीज्ड है। उसे हम कैसे पता लगाए, थ्रू द हेल्प ऑफ बीएमआई। कैसे निकालते बीएमआई? सो देखो, बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है किसके लिए, विच इज यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवर वेटेड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई, वेट केजी में अपना वेट लो और इसे डिवाइड कर दो अपनी हाइट से इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऐसे करना है, हाइट का मीटर स्क्वायर यानी कि हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट बीएमआई, ओके। अब जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, यहाँ पे ये पर्सन अंडर नरिश्ड है, क्यों? क्योंकि इसका जो बीएमआई इंडेक्स है, यानी कि जब आप कैलकुलेट करोगे अपना बीएमआई, आप एक बार चेक करना कि आपका बीएमआई कितना है। अपने वेट को अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है। हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर हो जाएगा और वेट से डिवाइड करो। अगर आपकी वैल्यू 18.5 से कम आती है, सो यू आर अंडर वेट, ठीक है, आप अंडर नरिश्ड हो। और अगर 18.5 से 24.9 के बीच में आती है, देन यू आर नॉर्मल, ठीक है। मैं भी नॉर्मल की कैटेगरी में आता हूँ। देन 25 से 29.9 के बीच में आता है, देन यू आर ओवरवेट। और 30 से भी ऊपर आता है, देन यू आर ओबीस, ठीक है। आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे हमने बीएमआई के बॉडी मास इंडेक्स के बारे में बात कर ली। इट वाज अ स्मॉल एक्टिविटी गिवन इन एनसीईआरटी। क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है, एक पर्सन की हाइट दे दी, उसका वेट दे दिया, यू हैव टू कैलकुलेट दी बीएमआई, ठीक है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? ये एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करती है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है बहुत सारे क्राइटेरियाज के बेसिस पर, सिर्फ इनकम नहीं और दूसरे क्राइटेरियाज के बेसिस पर जब कंट्री को इस रिपोर्ट में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम। तो इसमें कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एंड कंट्रीज को कंपेयर करके जो लिस्ट आती है उसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कंट्रीज को किन क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है? पर कैपिटा इनकम तो होती है, साथ ही साथ दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जब एक इंसान बॉर्न होता है तो वो कितने साल अलाइव रहने के लिए एक्सपेक्टेड है, मतलब वो कितने साल जिंदा रहेगा, हाउ मेनी ईयर्स ही इज एक्सपेक्टेड टू लिव, इसे बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, कितने लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेसी रेट क्या है, ये हो गया एजुकेशन इंडेक्स। तो इन स्टैटिस्टिक्स के, इन क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है कंट्रीज को। तो इंडिया की रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? सो इंडिया रैंक इन द रिपोर्ट 2018 इज 130th पोजीशन आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो टोटल 189 कंट्रीज में से इंडिया की पोजीशन क्या है? 130th पोजीशन है। तो काफी पीछे, हमें और ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ठीक है।
ये है 2018 की इंडिया की रैंक और इट इज 130th पोजीशन आउट ऑफ 189 कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर आप इस बॉक्स में, ये टेबल में आप देख सकते हो कि इंडिया, देखो यहाँ पर बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उनसे तो ऊपर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लेकिन श्रीलंका अभी भी हमसे आगे है पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी रैंक 130 है लेकिन श्रीलंका की रैंक 73 है। इनकम के बेसिस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर तो हम आगे हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम नीचे हैं। ठीक है, देन it is very clear that what is important in development is what is happening to citizens of a country. It is people, their health, their well-being, that is most important. तो यहाँ से इस डेवलपमेंट इंडेक्स से ही हमें क्लियर हो गया कि किसी भी कंट्री का डेवलप होने का मतलब होता है कि उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो डेवलप होने चाहिए, वो वेल बींग होनी चाहिए, उनका वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनकी हेल्थ सही होनी चाहिए, देयर वेल बींग। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एंड यही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इन्हीं बेसिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो हमारा चैप्टर था ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, उसमें भी हमने डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? जब हम इन्वायरमेंट को बिना डैमेज करे डेवलपमेंट करते हैं एंड आगे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, so suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. देखो एक country है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो रखा है, तो हम क्या चाहेंगे कि जो कंट्री है वो और ज़्यादा डेवलप हो, और अगर और ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा तो कम से कम उतना ही डेवलप्ड रहेगा। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड है लेकिन और कम डेवलप्ड हो जाए, ऐसा तो नहीं हम चाहेंगे। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वो और ज़्यादा डेवलप हो या फिर वो उतना ही रहे, इतना तो डिजायरेबल है। ठीक है, then however since the second half of the 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। लेकिन 20th century के सेकेंड हाफ से काफ़ी नंबर ऑफ साइंटिस्ट ये वार्न कर रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हम सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आगे हम केस स्टडी भी करेंगे इसकी। ग्राउंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट इज ओवर यूज्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड विल रिप्लेनिश इफ वी यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन। तो देखो ग्राउंड वाटर क्या है? ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो अपने आप को रिन्यू कर सकता है, अपने आप को रिप्लेनिश कर सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ग्राउंड में जो वाटर प्रेजेंट है, लेकिन कंट्री के काफी पार्ट्स में ग्राउंड वाटर को ओवर यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा हम ओवर यूज करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर ये ग्राउंड वाटर भी खत्म हो सकता है वेरी सून। ठीक है, इट विल रिप्लेनिश इफ वी यूज मोर देन दैट व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया। अभी हम इसकी केस स्टडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस केस स्टडी में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे कंट्री में जो ग्राउंड वाटर की स्टॉक्स है वो कैसे डिप्लीट होते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे रीड करते हैं, रीसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स में क्या किया जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में ग्राउंड वाटर को ओवर यूज किया जा रहा है, यानी कि जितनी मात्रा में यूज किया जाना चाहिए उससे ज्यादा यूज किया जा रहा है। कि देखो हम जानते हैं ग्राउंड वाटर कैसे मतलब बनता है। ग्राउंड वाटर यानी कि जब बारिश आती है तो जो हमारी लैंड है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, एंड देन दैट इज बीन कंसिडर्ड एज द ग्राउंड वाटर। अगर हम उस वाटर को ज्यादा ओवर यूज करेंगे और इतनी बारिश नहीं हो रही कि वो पूरा रेप्लेनिश हो पाए, वो पूरा बैलेंस हो पाए, हम यूज ज्यादा कर रहे हैं और जो रेन है वो उसे कम रेप्लेनिश कर पा रही है, तो दिस इज नोन एज द ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये काफी स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे डेटा देखें, सो अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर। सो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो 4 मीटर नीचे जा चुका है, यानी कि ओवर यूज हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व। ठीक है,
ये पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट PYQs हैं ये, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यूज। यानी कि अभी जिस तरह से हम ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से, इसी वे से अगर हम ऐसे यूज करते रहे, तो आने वाले 60 साल में ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है ऐसे यूज होता रहा, तो अनदर 25 years 60% वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंटिन्यूज। यानी कि हम अगर ग्राउंड वाटर को ऐसे ही यूज करते रहे, इसी तरीके से यूज करते रहे, तो आने वाले 25 साल में जो हमारा 60% ऑफ द कंट्री वुड बी यूजिंग द ग्राउंड वाटर ओवर यूज। यानी कि उस ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर रहा होगा कंट्री आने वाले 25 सालों में, अगर ऐसे ही हम इसका यूज करते रहे, ठीक है। आगे रीड करो। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। ऑब्वियसली बात है कि पानी का यूज कहाँ होता है? खेती में होता है। खेती ज्यादा कहाँ होती है? नॉर्थर्न वाले एरिया में, यूपी हरियाणा वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में, तो वहां पर ग्राउंड वाटर का यूज ज्यादा हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे यही लिखा है पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, जो हरियाणा वाला रीजन है, ठीक है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। अब सिर्फ नॉर्थ वाला ही पार्ट नहीं है, जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पे, और जो सेंट्रल पार्ट है, प्लेट्यू वाला जो रीजन है, वहां पर भी ग्राउंड वाटर का बहुत ओवर यूज हो रहा है। क्वेश्चन रीड करते हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट ग्राउंड वाटर, व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज। भाई ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर ही क्यों रहे हैं हम? क्योंकि देखो हम जानते हैं कि पॉपुलेशन इतने मतलब हाई रेट पे इंक्रीज हो रही है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो डिमांड है वो भी तो इंक्रीज होगी। अगर लोग इंक्रीज होंगे तो उनकी जो डिमांड है, हर एक की डिमांड होगी, भाई उसे भी वाटर चाहिए। एक फार्मर है, फार्मर्स है, उनको वाटर चाहिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए वाटर चाहिए, जिस वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सो व्हाई? इसका रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज। बी ए क्वेश्चन है, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज। क्या बिना ओवर यूज किए डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसे ही हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। यानी कि ऐसे डेवलपमेंट करना, रिसोर्सेज का ऐसे यूज करना कि आगे आने वाली जनरेशन भी उनका यूज कर पाए, ठीक है। हमें ओवर यूज नहीं करना है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में एक बहुत फेमस कोड भी दिया गया है, सो देखो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी सेकेंड केस स्टडी, विच इज एग्जॉस्टन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो देखो फ्रेंड्स, लुक एट द फॉलोइंग डेटा फॉर क्रूड ऑयल। देखो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल क्या है? ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इस केस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि द एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एग्जॉस्ट यानी कि खत्म होना, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा देखो, मिडल ईस्ट कंट्रीज यानी कि जो सऊदी अरेबिया, ईरान वाला रीजन है, रिजर्व्स 2017 के हिसाब से 800,000 मिलियन बैरल्स क्या है उनकी, मतलब पूरा जो रिजर्व है उनके पास। अब आप मुझे बताओ कि चाहे कितने भी मिलियन, 1000 मिलियन बैरल्स हो, ये कभी ना कभी तो खत्म होगा। यहाँ पे साल लिखे हुए 70 साल तक ये लास्ट करने वाला है, लेकिन 70 साल के बाद क्या होगा? तो उसके आगे का भी तो हमें सोचना होगा। मैं ऐसे तो नहीं भाई 70 साल है तब तक यूज कर लेते हैं, आगे का आगे देखेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। तो यहाँ पे हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, उसके बारे में सोचना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए के पास कितने स्टॉक्स हैं क्रूड ऑयल के? 50,000 मिलियन बैरल्स। कब, कितने साल तक लास्ट करेंगे? 10.5 ईयर्स तक। तो ये भी 10 साल बाद खत्म हो जाएंगे रिजर्व्स। वर्ल्ड, टोटल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1697,000 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल का यहाँ पे स्टॉक है, रिजर्व है। 2017 का ये डेटा है, ध्यान रखना। 50 साल तक लास्ट करेगा पूरे वर्ल्ड का क्रूड ऑयल का ये जो रिजर्व है। 50.2 ईयर्स तक लास्ट करेगा। तो 50 ईयर्स के बाद क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सो देखो, ये सोर्स है बीपी स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी जून 2018, ठीक है। रिजर्व ये 2017 का डेटा है, रिपोर्ट पब्लिश की गई थी 2018 में। The table gives an estimate of the reserves of crude oil. More important, it also tell us how many years, कि कितने साल तक ये जो स्टॉक है कब तक लास्ट करने वाला है, ठीक है। और जब खत्म होगा उसके बाद के हमारे क्या प्लान्स हैं। सो ये हमने देखा। Will if people continues to extract it at the present rate, जिस रेट से अभी हम इस क्रूड ऑयल का जमीन से एक्सट्रैक्ट करके जिस रेट पे अभी हम इसको यूज कर रहे हैं, अगर इसी रेट से कंटिन्यू होता रहा तो इतने सालों तक हमारा ये रिजर्व लास्ट करने वाला है। देन this is for the world as a whole. However, different countries face different situations. Countries like India depend on importing oil. अब इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया अपना ज्यादातर जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें कैसे फुलफिल करता है? बाय इंपोर्टिंग। दूसरे कंट्री से वो इंपोर्ट करवाता है, ठीक है।
अब दूसरे कंट्री कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंडिया यूज कर रहे हैं। तो जो भी अलग अलग कंट्रीज हम इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें हैं तो पूरे वर्ल्ड का ही, तो यहाँ पे जो रिजर्व है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। देन द कंट्रीज लाइक इंडिया हमने देख लिया, बट दे डू नॉट हैव इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुद के स्टॉक नहीं है, या तो हमारे खुद के स्टॉक खत्म हो चुके हैं या अभी हमने रिजर्व में रखा हुआ है, बाद में आके हम यूज करेंगे, अभी हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं। देन लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स एंड हेंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इज क्रूड ऑयल एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री, डिस्कस। क्या क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट। चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो एक कंट्री का, उसमें क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 97% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 97% ट्रांसपोर्टेशन। एंड ये जो हमारी एनर्जी की जो रिसोर्सेज की जो नीड्स हैं, हमारी एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें भी फुलफिल करने में क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हम धरती में से अर्थ में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल तो बहुत है, लेकिन ये जो रिजर्व है खत्म होते जा रही है। अब इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? अब इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखो, इंडिया क्या करता है कि वो दूसरे कंट्री से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करवाता है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसके पास खुद के इतने स्टॉक्स नहीं है, खत्म हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं, हमने उनको यूज कर लिया है। तो अब यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ कि इंडिया हैज टू इंपोर्ट, यानी कि इस स्टेटमेंट को जब आप सुनते हो कि इंडिया को इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है क्रूड ऑयल, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये सिचुएशन क्या फॉर्म होती है? हमारे एनर्जी सेक्टर का, जो इंडिया का पूरा एनर्जी सेक्टर है, ये इसका एक नेगेटिव फैक्टर है। ठीक है, ये आपको लाइन लिखनी है कि इट इज अ नेगेटिव फैक्टर ऑफ द इंडियन एनर्जी सेक्टर बिकॉज वी हैव टू इंपोर्ट द ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज एज दी जो हमारे ऑयल, जो हमारे रिजर्व्स हैं, दे आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी फास्टर रेट एंड दे आर एट, मतलब वो एक कगार पे है कि वो पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अब फ्रेंड्स, हमें एक टाइप से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने दोनों केस स्टडी डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का मोरल, कि हमने इस चैप्टर से क्या समझा। ये जो डेवलपमेंट का चैप्टर था, हमने सबसे पहले देखा डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे इंडिविजुअल, नेशनल डेवलपमेंट हमने देखा, कैसे अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। फिर हमने देखा कि इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हमने देखा पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि देखो टोटल इनकम हमें बताते हैं बस टोटल कंट्री की कितनी टोटल इनकम है। पर कैपिटा इनकम बताते हैं एवरेज, हर एक पर्सन एक कंट्री में पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन कितनी उसकी एवरेज इनकम है। ओके, फिर हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम भी एक अच्छा फैक्टर नहीं है कंट्री को, यानी कि उसको ये बताने के लिए कंट्री डेवलप्ड है या फिर वो अंडर डेवलप्ड है। दिस इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट फैक्टर। बेटर है, टोटल इनकम से बेटर है पर कैपिटा इनकम, बट इट इज नॉट द बेस्ट। उसके बाद हमने देखा और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज हो सकता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन। सो ये दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एक कंट्री डेवलप्ड माना जाएगा या फिर वो अंडर डेवलप्ड माना जाएगा। हमने हरियाणा, केरला और बिहार के एग्जाम्पल समझा। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है व्हाट इज द मोरल, दैट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज एंड दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। हमें ये नहीं मानना है कि अभी ये तो सिर्फ एक नेशन स्पेसिफिक है। अगर मान लो आपके पास क्रूड ऑयल के रिजर्व्स होते, मान लेते हैं कि इंडिया के पास अगर क्रूड ऑयल के रिजर्व्स होते, तो क्या हम ये मान लेते कि हम तो बिल्कुल, हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है? ये हम नहीं मानते, क्योंकि एज अ वर्ल्ड अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू एंड दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। हम ये कोई नेशन स्पेसिफिक या फिर एक छोटे से रीजन स्पेसिफिक ये नहीं है। ठीक है, दिस इज अ इशू विच होल वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का हमें मोरल समझ आता है कि डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस भी उस जो रिसोर्सेज आज हम यूज कर रहे हैं उन्हें हम अभी भी, वो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उनका यूज कर पाए, वो भी डेवलपमेंट अपना कर पाए। ठीक है, हमें ऐसे रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करना चाहिए। सो दिस वाज द सिंपल मोरल ऑफ दिस चैप्टर। सो फ्रेंड्स, हमने अपने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए। वी होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट हम आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।